हम शुरुआत कर रहे हैं स्पर्श भाग एक। ये क्लास 9 का है स्पर्श भाग एक, और क्लास 10 में जाइएगा तो यही वाला चेंज हो जाएगा स्पर्श भाग दो। बस भाग एक और भाग दो, ठीक है। तो पहला चैप्टर शुरुआत करते हैं। पहला जो चैप्टर है दुख का अधिकार, राइटर है यशपाल जी। तो कवि के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में कवि से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, तो पेन कॉपी लेके बैठिएगा। यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ था। ये तो पहला क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, खुद से क्वेश्चन भी बनाना है। यशपाल जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था तो देखना है। फिरोजपुर के छावनी, यही मेन आंसर होगा। और कभी कभी एमसीक्यू अगर बना दे, एग्जाम में एमसीक्यू बनाता है तो ये पॉइंट याद रखना है, फिरोजपुर छावनी और ईयर भी, इसलिए पूरा ही याद रखिएगा और वहीं से एमसीक्यू एग्जाम में बनाता है। यशपाल जी का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में, स्थानीय स्कूल मतलब लोकल, जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे मतलब जिस जगह में आपका जन्म हुआ है, जहाँ पे आप माता पिता के साथ रहते हैं, वहीं पे आप जो भी स्कूल है वहीं पे जाके आपने शिक्षा ग्रहण की, उसी को कहा जाता है स्थानीय स्कूल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्थानीय स्कूल का मतलब मैंने बता दिया कि उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा मतलब पहला जो पढ़ाई होता है, जो ABCD सीखता है लोग, क ख ग सीखता है, क्लास 1 नर्सरी, वो उन्होंने कहाँ से कंप्लीट किए थे, तो वो अपने ही इलाके में, लोकल में ही प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने अपने स्थानीय स्कूल में, स्थानीय स्कूल मतलब अपने ही प्लेस में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। उच्च शिक्षा लाहौर में, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने, एक क्वेश्चन बनेगा कि उन्होंने उच्च शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी, मतलब हायर एजुकेशन उन्होंने जो अचीव किए वो कहाँ से किए थे, लाहौर में, ठीक है, लाहौर में। और ये भी क्वेश्चन आता है कि लाहौर कहाँ पे है, ठीक है। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए, ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है, जस्ट ये समझना है, ये एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन समझना है कि यशपाल विद्यार्थी काल से ही, वे जब स्टूडेंट थे तभी से उन्होंने, क्रांतिकारी का मतलब होता है कि जो रिवोल्यूशनी हो रहा था, लोग मूवमेंट चल रहा था। आप देख सकते हैं कि 1903 में उनका जन्म होता है, राइट। हमारी देश आज़ादी होता है 1947 में, कितना साल बाद देश का आज़ादी मिलता है। लगभग जब देश का आज़ाद हुआ तो हम कह सकते हैं उनका एज 43 ईयर्स का था, और 43 ईयर्स का एज के लोग छोटे तो रहते नहीं हैं, तो इसीलिए वे क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए। उस समय गांधी जी के साथ भी वो गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे लेखक गांधी जी के साथ पार्टिसिपेट किया था मूवमेंट में। हमारी जो स्वतंत्रता आंदोलन हो रही थी, आप देखेंगे 1922 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट्स 1942 में हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट यानी सिविल डिवीजन मूवमेंट 22 में स्टार्ट हुआ था। कई सारे रॉयला एक्ट 1919 में हुआ था, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो कई सारे ऐसे मूवमेंट हमारे देश की में जो हुआ उसमें पार्टिसिपेट भी किए थे। तो इसलिए जो अपने देश के लिए मूवमेंट में पार्टिसिपेट करता है, इस तरह की देश के लिए लड़ता है, उसी को क्रांतिकारी के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बोलूँगा कि अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि एक दो क्रांतिकारी व्यक्ति का नाम बोलिए, तो आप क्या लिखिएगा, गांधी जी लिख सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस लिख सकते हैं, उसके बाद खुदीराम बोस लिख सकते हैं। इन लोगों ने क्या किया था वहाँ पे, असम का ले लीजिए, मनीराम देवान है, कनकलता बरुआ है, ये सब क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, तो ये क्रांतिकारी है। तो हम कह सकते हैं यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए, वो क्रांतिकारी इस तरह के कामों में वो लग रहे हैं देश के लिए। अमर शहीद भगत सिंह, हमने पहले ही बोला, भगत सिंह हो गया, सुखदेव हो गया, भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। ये क्वेश्चन आएगा कि यशपाल जी, क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन बनाना है कि यशपाल जी किसके साथ मिलकर भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। ये पूरा लाइन हेडिंग मारना है, हाईलाइट करना है कि क्वेश्चन बनेगा ऊपर से, यशपाल जी किसके साथ मिलकर, यहां से क्वेश्चन बनेगा, मिलकर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। क्वेश्चन बना, आंसर क्या होगा, शॉर्ट पॉइंट में आंसर लिखना है, भगत सिंह के साथ, शहीद भगत सिंह। हाँ, शहीद किसे कहते हैं, ये भी एक पॉइंट है, हिंदी में एक एक शब्द को समझना है कि शहीद उसे कहते हैं जो देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे, उसे शहीद कहा जाता है। भाग लिया था, ठीक है। तो उन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर ऐसा इंडिपेंडेंट जो मूवमेंट था उसमें पार्टिसिपेट किया था। यशपाल की प्रमुख कृतियाँ, देशद्रोही, पार्टी, कामरेड। अभी कृतियाँ किसे कहते हैं, कृतियाँ भी समझना है, ये कृतियाँ वर्ड तो आ गया है, एक वर्ड अगर ना समझ में आए तो मुश्किल हो जाएगा। यशपाल जी की प्रमुख कृतियाँ, कृतियाँ मतलब वो कुछ
बुक लिखे थे, कुछ जिस तरह हम लोग लिखते हैं, कुछ कहानी लिखते हैं, कुछ कविताएं लिखते हैं, उस तरह करके वो लिखे थे। उनकी लेखक जो थी, क्या क्या लिखे थे वे, देशद्रोही, देशद्रोही मान के चलो ये एक कहानी ही होगा, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात। तो ये एक बार लिख लेना है कि उनकी प्रमुख कृतियाँ क्या है। आप पूरा याद भी नहीं रहने से ऊपर ऊपर से अगर रिवीजन भी रहे, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू बना देता है एग्जामिनर की, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन इस तरह बनाता है, निम्नलिखित में से कौन सी कृतियाँ यशपाल के द्वारा लिखी गई है या लिखी गई नहीं है। नहीं है में 3 ऑप्शन रहेगा जो है, और है में 1 ऑप्शन रहेगा जो उनके द्वारा लिखा गया। तो हमें बस एक बार पढ़ के रखना है, ठीक है। मेरी तेरी उसकी बात, अब सभी उपन्यास है, लेकिन याद रखना है ये कहानी भी नहीं है, पोएम भी नहीं है, और ये प्रोस भी नहीं है, ये एक उपन्यास है, नोवेल है। उपन्यास का भी मतलब इंग्लिश में जानना है, नोवेल है, नोवेल। जिस तरह प्रेमचंद ने गोदान नोवेल लिखा था, कई सारे नोवेल है, इंग्लिश का भी कई सारे राइटर बहुत अच्छा अच्छा नोवेल लिखा था। आप रॉबर्ट फॉर्ड, एक तो है ना वर्थ, ऐसा कुछ नाम था उनका, याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने एक अच्छा राइटर थे, उन्होंने भी बहुत फेमस उपन्यास लिखे हैं, नोवेल लिखे हैं। नोवेल सभी उपन्यास है। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकार, सभी कहानी है। अब कहानी कौन सा आता है, स्टोरी उन्होंने लिखे थे, उनकी स्टोरी आप देखेंगे ये वाला है। जो क्वेश्चन 1-2 बना लीजिएगा, यशपाल जी की प्रमुख कहानियाँ कौन कौन सी है, प्रमुख कहानियाँ मतलब फेमस कहानी, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुत्ता, फूलों का कुत्ता होना चाहिए था, फूलों का कुर्ता होना चाहिए था, उत्तराधिकार, सभी कहानी संग्रह है, और सिंहावलोकन यह आत्मकथा है। आत्मकथा मतलब मैं कह सकता हूँ कि ऐसे ऑटोबायोग्राफी ऐसा होता है कि, तो सिंहावलोकन ऐसा हो सकता है आत्मकथा। मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऊपर वाला 2 क्वेश्चन जो हमने बनाया अभी उपन्यास और कहानी के ऊपर, वो इतना इम्पोर्टेंट अगर नहीं भी रहा, लेकिन ये 100% इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि किस ऐसा कुछ बनेगा, किस कृति के कारण यशपाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, उनको एक अवार्ड मिला था, किस कृति के कारण। तो मेरी तेरी उसकी बात, ये एक लिखे थे उन्होंने, उनकी कृति थी। तो मेरी तेरी उसकी बात मैंने ऊपर बोला ही, एक नोवेल। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि किस उपन्यास के कारण यशपाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार अवार्ड दिया गया था। तो ये आप हाईलाइट करके रखिए। क्वेश्चन मैं कह ही देता हूँ, जो कह दे रहा हूँ वही आपको बनाना है क्वेश्चन, कि उपन्यास लिखिए या कृति लिखिए, दोनों एक ही होगा। तो क्वेश्चन बनने के बाद आंसर यही होगा कि मेरी तेरी उसकी बात, ये एक उनका नोवेल था जिसके कारण उनको एक अवार्ड मिला था। उस अवार्ड का नाम है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ओके, वो लिटरेसी अवार्ड बोला जाता है इंग्लिश में। यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। अभी यहाँ पे एक पॉइंट आया है कि यशपाल की कहानियों में, उनकी जो भी हम कहानी पढ़ेंगे, जो भी आप देखेंगे, जो भी स्टोरी पढ़ेंगे, कथा रस सर्वत्र मिलता है, कि आप जब भी पढ़ेंगे तो उसमें एक रस मतलब इंटरेस्ट लग जाना। ऐसी कहानी पढ़ने के बाद वो कहानी लगेगा आपको अट्रैक्टिव कर रहा है, और ऐसा रियलिटी शो करा रहा है, ऐसा स्टोरी कि ऐसा होता है, सोचने पे मजबूर हो जाइएगा, हाँ हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, ऐसा है। तो वो कथा रस लगेगा, मतलब रुचि लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। उसका वर्ग संघर्ष, उसके बाद मनोविलेशन और पैना व्यंग, इनकी कहानियों का विशेषताएं हैं। एक क्वेश्चन आएगा कि यशपाल जी की कहानियों की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, मतलब उनकी मैं कह सकता हूँ कि कैरेक्टर क्या है इंपॉर्टेंट, माने फीचर्स क्या है उनकी कहानी का। ऐसा कह सकते हैं कि मोबाइल में जिस तरह इतना GB रैम रहता है, ये फीचर, तो उनकी कहानियों में ऐसा क्या है, कैरेक्टर क्या है। तो मैं कह सकता हूँ उनकी क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि यशपाल जी की कहानियों की विशेषताएं क्या क्या है। तो ये क्या, वर्ग संघर्ष मतलब अनटचेबिलिटी। पहले ऐसा हुआ करता था ना, आज़ादी से पहले, 1947 से पहले भी, 1947 के बाद भी, और अभी भी देखने को मिलता है अनटचेबिलिटी चलता है। तुम छोटे हो, तुम ब्राह्मण हो, वो पंडित है, वो अछूत है, इस तरह का। तो इन सब के ऊपर उन्होंने एक स्टोरी लिखे हैं। उसके बाद कई सारे स्टोरी लिखे हैं।
मन की जो विलासाएं होती है उसके ऊपर पैना व्यंग, व्यंग करना मतलब कोई बात को लेकर जिस तरह डिबेट करना हम लोग कहते हैं ना कोई बात को लेकर, तो वो ये सब उनका क्या है, कैरेक्टर है उनकी कहानियों का। आगे चलते हैं। यशपाल यह मानते रहे कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता। अभी यशपाल जी का मानना क्या था कि हम माने कैसे एक समाज को सोशली डेवलप कर सकते हैं। तो सोशली डेवलप करने के लिए हमें दो चीज़ की ज़रूरत है उनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू यशपाल। उन्होंने कहे कि समाज में समानता होना चाहिए, माने इक्वलिटी हमको सबको लाना पड़ेगा। फर्स्ट हमारा काम होगा कि सब में इक्वलिटी, कोई किसी से अनटचेबिलिटी वो भेदभाव ऐसा नहीं रखेगा, इक्वलिटी फर्स्ट। नेक्स्ट है इकोनॉमिकली सबको इक्वल होना चाहिए, ये नहीं कि जो ज़्यादा पैसा वाला कोई हो गया और माने एक के पास मान के चलो पूरा पैसा है वो पूरा साल खा सकता है, एक के पास पैसा ही नहीं है एक दिन का खाना नहीं खा सकता, ऐसा नहीं, इक्वलिटी इकोनॉमिक भी होना चाहिए, ऐसा है। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी बेहतरीन प्रयोग किया है। एक वर्ड यहाँ पे निकल के आता है देखिएगा कि उन्होंने जो भी रचना लिखे हैं, जो भी कहानी स्टोरी जो भी हम उनके देखेंगे, तो उन्होंने उनके सिर्फ हम ये नहीं देखेंगे कि वो हिंदी में ही लिखे होंगे, हिंदी लैंग्वेज का ही यूज़ किया है, ऐसा नहीं है। उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी वर्ड का भी बहुत ही बारीकी से यूज़ किया है अपनी कहानियों में। अभी यह प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वास और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए, बेनकाब का मतलब है खुलासा करना, एक पॉइंट आया था, बेनकाब एक शब्द है सॉरी, तो बेनकाब मतलब खुलासा करना, ओपन करना। प्रस्तुत कहानी, ये जो अभी कहानी हम पढ़ेंगे दुख, ओके, देश में फैले अंधविश्वास, देश के अंदर जो अंधविश्वास है, अंधविश्वास को अंग्रेजी में कहा जाता है कि अंधविश्वास मतलब है यहाँ पे भूत है ऐसा विश्वास कर लेना, लेकिन नहीं है, तो उसको सुपरस्टिशन बिलीव जो करता है लोग। हाँ, प्रस्तुत कहानी में फैले अंधविश्वास और ऊंच नीच के भेदभाव, और ऐसा भी है कि तुम हाई लेवल पे है, हम लो लेवल पे है, वो तुमसे और हाई है, इस तरह के मतलब एक तो होता है ना, पहले कास्टनिज्म चलता था, वर्णा व्यवस्था, तो वही बात है कि ऊंच नीच का भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। इस कहानी में हमें ये देखने को मिलेगा, एक हिसाब से मैं आपको समरी समझा रहा हूँ, कहानी में ये देखने को मिलेगा कि जो लोग इस तरह का सुपरस्टिशन बिलीव करते थे, जो लोग एक दूसरे को ऊंचा नीचा समझते थे, उसका खुलासा इस कहानी में किया गया है। और यहाँ पे ये दिखाया गया है कि दुख जो होता है ना, ऊंचे लोगों को जो दुख होगा, दर्द होगा, अभी अगर तुम्हारा पैर में चोट लगा है पत्थर से, तुम्हें जैसा दर्द होगा, वो गरीब है या वो नीचा जाति का अगर तुम मान रहे तो उसको भी वही दर्द होने वाला है, दर्द दोनों का समान होगा, राइट, ऐसा है। वही कह रहे हैं कि दुख की जो अनुभूति है वो सबको समान होती है। हम यहाँ पे दुख दर्द का एक कल्पना किया है, दुख कुछ अलग भी होता है, कई सारे दुख होते हैं। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीब की मजबूरी को भी पूरा गहराई से उजागर करती है। ये जो स्टोरी है बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ के, अट्रैक्टिव है क्योंकि आकर्षणजनक है, क्योंकि यहाँ पे देखने को ये मिलेगा कि धनी लोगों की अमानवीयता, जो देखे होंगे कि धनी लोग, धन जो अमीर होते हैं, जो रिच पर्सन होते हैं, उन लोगों के अंदर मानवता नहीं होता है, वो हर लोगों को मतलब होता है ना कि लोगों का, अब मान के चलिए कोई यहाँ पे बच्चा गिर गया या कोई साधारण साइकिल से जा रहा था, थोड़ा गिर गया, तो एक वहाँ से रिच पर्सन गुजर रहा है तो वो बच्चे का हेल्प किया नहीं, और दूसरा पर्सन गया तो वो उसका हेल्प किया, साइकिल उठाया, उसको थोड़ा सा पानी उनी डाला, उसको ठीक किया, तो मान के चलो, तो जो बंदा जाके वो काम किया, उस बच्चे का हेल्प किया, ऐसा ऐसे किया, उसको बोलेंगे मानवीयता, उसको क्या बोलेंगे, मानवीयता। उसके अंदर ये होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति हमको उपकार करना चाहिए। लेकिन जो रिच पर्सन वहाँ से गुजरा वो इग्नोर किया, उसको बोलेंगे अमानवीयता। समझ में आया? ये दोनों ही एंटोनियम वर्ड है। और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। गरीब लोग जो रहते हैं, जो भी गरीब लोग हैं, उन लोगों का कुछ तो कुछ मजबूरी होता है। एक तो सबसे अगर ज़्यादा मजबूरी होता है गरीब का, वो तो फाइनेंस प्रॉब्लम होता है। तो उन लोगों की जो वो सब भी हमें देखने को मिलेगा। ये सही है कि दुख सभी को तोड़ता है,
ये राइटर ये लास्ट में एक्सेप्ट करते हैं कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख जो होता है ना वो सबके तोड़ के रख देगा। हमारे अंदर भी दुख आएगा तो हमें भी उस तरह का तकलीफ होगा, उस तरह महसूस करेंगे। तो वही है, सबको दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख में कोई देखा होगा, कोई यहाँ दुख होते होते कोई पागल ही हो जाता है, कोई कहाँ चला जाता है, ऐसा हो जाता है। तो मातम मनाना मतलब हो जाता है कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए उस दुख को। मतलब होता है कि ना हमें सबको पार करके जाना है, तुम लड़ नहीं सका दुख से, लेकिन मातम मचाया तो और ख़राब होते गया, ऐसा होता है। दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश्य हो जाते हैं, पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें न तो दुख मानने का अधिकार है न अवकाश। यहाँ पे राइटर कहते हैं कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं इस देश में, वो उनको न दुख मानने का अधिकार है, उनको दुख भी उनका राइट्स नहीं है कि वो दुख करें, और उनको छुट्टी भी नहीं मिलना चाहिए। ऐसा क्यों बोले हैं, ये लाइन तो थोड़ा सा सोचने वाला लाइन था, तो हम पढ़ेंगे तो शायद हमें समझ में आएगा। ओके, चलते हैं। दुख का अधिकार चैप्टर स्टार्ट करते हैं। शायद एक ही वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट नहीं होगा तो 2 वीडियो मिल जाएगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन के नीचे ये फर्स्ट वीडियो का पार्ट 1 आप देखिएगा, लिखा रहेगा दुख पार्ट 1, और डिस्क्रिप्शन के नीचे पार्ट 2 ऐसा मिलेगा। ये तो पार्ट 1 है, नीचे पार्ट 2 भी मिल जाएगा। ओके, और उसके बाद क्वेश्चन से मिलेगा। मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। ऐसा होता है, देखिए रियलिटी यहाँ से ही दिखना शुरू हो गया कहानी का, कि मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि ड्रेस के ऊपर हम इंसान को जज कर सकते हैं? ऐसा होता है ना कि मनुष्य की पोशाकें मतलब ड्रेस उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। लिख के रख दीजिए लगने से इंग्लिश से, ड्रेस पोशाक के ऊपर। ये ड्रेस मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में, मैंने वेरियस कैटेगरी में उसको डिफाइन कर देती है। जो ड्रेस होता है वेरियस कैटेगरी में लोगों को डिफाइन करता है। अब कैसे, आप देखे होंगे कि वकील जो है काला कोट पहनता है, कोई काला कोट वाइट शर्ट और पैंट पहन ले तो हम कहेंगे ये वकील है। डॉक्टर देखिएगा वाइट पहन के जाता है, तो वाइट पहन के गया तो हम बोलेंगे ये डॉक्टर है। टीचर देखिएगा चश्मा लगा के ऐसे थोड़ा सा वाइट का भी है वो, ऐसा होता है। मतलब वो वेरियस ड्रेस पहन सकता है, लेकिन उन लोग का भी। स्कूल का स्टूडेंट को देखिएगा, हर एक स्कूल का अलग अलग ड्रेस, अलग अलग कलर का, एक ही कलर का सबको दिया जाता है। तो हम ड्रेस के अकॉर्डिंग टू ड्रेस हम कह सकते हैं इस स्कूल का स्टूडेंट है, राइट। हमें आइडेंटिटी देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ड्रेस याद है मुझे कि वो ड्रेस से वहाँ से ही आया होगा, राइट। तो वही मैंने कहा कि जो ड्रेस है लोगों को वेरियस कैटेगरी में बांट देता है, ठीक है। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है, ऐसा कहा गया है। राइटर कहते हैं कि प्राय, हाँ मतलब ज़्यादातर ये देखने को मिला है हमें, जो ड्रेस होता है वही मनुष्यों की राइट्स और उसका जो उसका क्या कहा जाएगा, पोजीशन, दर्जा मतलब पोजीशन, उसका राइट और उसका पोजीशन को जज करने के लिए वो मेन एकमात्र जरिया होता है। फर्स्ट मैं प्रेफरेंस दे सकता हूँ, राइटर कहते हैं वो है ड्रेस। समझ में आ रहा है? पुलिस का ड्रेस, उसको प्रेफरेंस तो नहीं दिया कि उसका पुलिस का ड्रेस पहन के आया तो तुम जान गया ये पुलिस है, इसके पास ऐसा ऐसा राइट्स है, इसके पास ये पावर है, राइट। तो ऐसा होता है कि वो राइटर कहते हैं कि पोशाक ही मतलब ड्रेस ही मनुष्यों को अधिकार देता है, राइट देता है, और उसका दर्जा निश्चित करता है कि वो कहाँ पे किस पोजीशन पे है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। हम अब यहाँ पे ये समझना है कि कई सारे ऐसे वर्ड है जो इनर है, समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसको ओपन करना पड़ता है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। राइटर यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि हमारे लिए बंद दरवाजा खोल दिया, क्या क्लोज डोर था उसको ओपन कर दिया, ये क्या है? कुछ तो मिल नहीं रहा है, लेकिन समझना है बंद दरवाजे खोल देना मतलब ये जरूरी नहीं है कि किसी से जाके पूछेगा भाई तू पुलिस है क्या, तुम पहले ही जान जाएगा। मतलब तुम्हारा दिमाग का बत्ती खुल गया कि तुम जान जाएगा ओ ये बंदा ऐसा है, ये काम करता है, इसके पास ये राइट्स है, इससे हमारा काम होगा कि नहीं होगा हम जान जाएंगे, राइट। मतलब अपने खुद से ही वो सब समझ जाना देख कर ही। परंतु कभी ऐसा भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसा भी लाइफ में हर एक इंसान का लाइफ में होता है, और ऐसा सिचुएशन आ जाता है, परिस्थिति मतलब सिचुएशन आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की
निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं, कि हम थोड़ी सी नीचे देखेंगे और थोड़ा चाहेंगे कि जो निचली श्रेणी मतलब थोड़ी सी जो गरीब लोग हैं, जो थोड़ा गांव वाले लोग हैं, हाँ, तो उन लोगों को थोड़ा देखेंगे तो उनकी क्या स्थिति है वो हम समझना चाहते हैं। चलिए देख कर आते हैं। राइटर कहते हैं, चलिए जाते हैं। हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक की बंधन और अड़चन बन जाती है। और उस समय हमें क्या होता है, राइटर कहते हैं कि उस समय जो ड्रेस है, ड्रेस को लेकर हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, अड़चन बन जाती है, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है ड्रेस। अगर हम पोर पर्सन लोगों को देखूंगा या लोअर कास्ट को देखूंगा, स्पेशली यहाँ पे वर्ड मेंशन है लोअर कास्ट, जो लोअर कास्ट नीचे वाला कास्ट के लोगों को अगर देखूंगा व निचली श्रेणी के देखूंगा तो वहाँ पे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है ड्रेस को लेकर। ये क्यों क्रिएट होता है अभी समझ में आएगा। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोक सकती है। यहाँ पे एक बात समझ आए, लेकिन ये अड़चन क्यों बनता है, ये देखिए, ये राइटर का स्पेशली एक ऐसा बात है कि ये राइटर जो भी लिखते हैं आपको सब आंसर डाउट में रखते जाएंगे और इसका मेन इसके तुम्हारे अंदर घूमते रहेगा इसका आंसर क्या है। अभी मैंने बोला कि अड़चन अभी क्यों बनेगा, इसका आंसर दे देना चाहिए था, राइटर दिया नहीं। किंतु जो यहाँ पे कहते हैं कि मैं कुछ गरीब लोगों को देखता हूँ पर कुछ लो कास्ट के लोगों को देखता हूँ, तो हमारे लिए जो उनका ड्रेस है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है उनको जजमेंट करने के लिए। लेकिन ये क्यों क्रिएट करता है इसका आंसर अभी नहीं दिए, अभी फिर से थोड़ी सी अलग एक दे रहे हैं एग्जाम्पल। इसका आंसर मिलेगा हमें इस कहानी में ही मिलेगा। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती। हाँ, यहाँ पे अब पता नहीं हिस्टोरी को थोड़ा चेंज हो गया, मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी सी मोड़ ले ली कहानी, तो हम भी मोड़ते हैं। जैसे वायु की लहरें, जैसे हम देखते हैं कि हवा में हम अगर काइट को उड़ा रहे हैं, अचानक हमारा काइट टूट जाता है तो क्या काइट तुरंत नीचे आ जाता है ना, बहुत देरी तक उड़ते रहता है, अपने आप उड़ते रहता है। उसको उड़ाता कौन है, एयर, हवा अपने आप उसको उलट पलट के उड़ाते रहती है, उसके बाद नीचे नीचे धीरे धीरे ज़मीन पर गिरता है। तो यहाँ पे वही बोला है कि सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, मतलब तुरंत नहीं गिरता है। उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोक सकती है। तो यहाँ पे राइटर कहते हैं कि उसी तरह सेम उसी तरह जिस तरह एक काइट टूटने के बाद तुरंत ज़मीन पे नहीं गिर जाता, उसको हवा क्या होता है बहुत कुछ समय तक उड़ाते रहता है अपने आप और उसके बाद धीरे धीरे वो ज़मीन पे गिरता है। उसी तरह ड्रेस भी हमें झुक सकने से, यानी हमें गिर सकने से या हमें नीचे दिखाने से रोक सकती है। ड्रेस भी तुम्हें रोक सकता है या तुम्हें थोड़ा सेव कर सकता है। अब कैसे, ये भी है। अभी देखो, मान के चलो सेव कैसे कर सकता है, थोड़े से एग्जांपल समझना कि आप कोई ऑफिस में गए हैं, या चलिए हम एक साधारण एग्जांपल देते हैं, समझना बात तो कि ये कैसे हमें रोक सकता है, इसको समझना पड़ेगा ना। कि अगर कोई ऑफिस में एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है, मीटिंग हो रहा है, कई सारे लोग अपने अपने ड्रेसिंग स्टाइल के अनुसार वहाँ पे आया है, जो ड्रेस वहाँ पे चाहिए। बस साधारण तुम खुद के ऊपर ले लो, तुम एक स्कूल में अपना स्कूल ड्रेस में गया तो तुम्हें टीचर ने अलाउ किया, ठीक है पढ़ो। अगर किसी दूसरा दिन बाय एक्सीडेंट तुम्हारा ड्रेस मैला या नहीं मिल रहा है, तूने सिविल ड्रेस में गया, उस दिन तुम्हें वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया गया कि तुम स्टूडेंट नहीं है। मान के चलो वहाँ पे 2-2, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार स्टूडेंट है और उस भीड़ के अंदर तुम्हें पहचाना भी नहीं, ये हमारा स्टूडेंट था, इसको खेदाओ कहाँ से आया था, उसको गेट से ही भगा दो। तो तुम्हें अगर ड्रेस पहन के आया उसी समय, पहले तुम्हें क्या किया, बदनाम करके भेज दिया घर, तुमने फिर गया जाके ड्रेस मिल गया, पहन के फिर गया, फिर इस बार तुम्हारा अलाउ हो गया, तो क्या तुम्हें झुकने से रोका कि नहीं रोका, ड्रेस तुम्हें बचा लिया कि नहीं, सेव किया कि नहीं किया। यही होता है, वही कहानी है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जाने पड़ते थे। यहाँ पे ना कुछ शब्द तो इतना अच्छा वर्ड हिंदी का यूज़ नहीं हुआ है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जाने पड़ते थे। अच्छा, ये आप लोग देखा होगा, जो खरबूजा होता है, खरबूजा मतलब मैं कह सकता हूँ कि
तो ये ना डालिम को डालिम ही कहता है। तो आप देखे होंगे कुछ खरबूजे मतलब वाटरमेलन और कुछ डालिम जो होता है डलिया, डालिम नहीं बोला गया, डलिया। डलिया मतलब टोकरी, टोकरी मतलब ये वाला। यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं आराम से। इस पिक्चर में ये जो टोकरी है, इसमें एक गमला जैसा, इसका नाम है डलिया। और इसके ऊपर जो और नीचे रखा गया, कुछ ज़मीन के ऊपर, कुछ लैंड पे रखा हुआ है जो वाटरमेलन है, कुछ उसके अंदर रखा हुआ है। और ऐसे करके लोग बेचा करता था और बेचते हैं, हम अभी भी देखते हैं बाज़ारों में। ठीक है। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। यहाँ पे एक औरत है, ओमेन है, ओके। एक अधेड़ उम्र की मतलब वो मैं कह सकता हूँ उसका आधा उम्र चला गया है। ठीक है। लगभग अप्रोक्सीमेटली अगर इंसान 80 जीता है, अगर 75 जीता है, तो 35-40 का एज में 35-40 साल के एज की एक औरत है। वो क्या कर रही है, वहाँ पे रो रही है। बस यहाँ पे इतना ही बोला है, रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। वो लाई थी खरबूजा बेचने के लिए, राइट। किस लिए लाई थी? बेचने के लिए, ताकि कुछ पैसे इनकम करूं, उससे चावल लूं, दाल लूं, अपने बच्चों को खिलाऊं और खुद खाऊं। उसके घर में मान के चलो चावल दाल नहीं है, और वो लेके जाती है अपने खेतों से तरबूजा बेचने के लिए। और बेचने के समय एक भी वहाँ पे कस्टमर नहीं आता है और उसका तरबूजा बिक्री नहीं होता है, तो क्या करेगी? रोएगी नहीं, घर में तो सब भूखे हैं। समझ में आ रहा है बात? तो दुख किसको कहा गया? इसको दुख है कि नहीं है? कोई आगे बढ़ता। खरबूजे को बेचने वाली तो कपड़े में मुंह छिपाए सिर को घुटने पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एक और बात बोले हैं कि जो महिला थी वो क्या की थी, अपनी जो साड़ी होता है उससे अपने मुंह को ढक ली थी। देखिएगा आप आराम से यहाँ पे, और अपने मुंह को ढककर अपने हाथों से छिपाकर अपने चेहरे को फेस कर और नीचे करके रो रही है, ताकि लोग ना देख ले। रोना जो है उसका लोग ना देख ले, राइट। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। अभी इम्पोर्टेंट बात तो यहाँ पे ये आता है, बहुत है, ये तो खुद ही पढ़ पढ़ के भी आंसू आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, बात को बहुत ही बारीकी से सुनने की कोशिश कीजिएगा। वर्ड में थोड़ी सी बहुत ही ये है पेचीदा कुछ शब्द आएंगे हिंदी का, तो मैं सब समझा दूंगा तोड़कर। पड़ोसी की दुकान के तख्तों पर, मतलब जहाँ पे आप पिक्चर पे फॉलो करना, ओके। पिक्चर बहुत ज़रूरी है। पिक्चर में यहाँ पे देखिएगा, औरत यहाँ पे बैठी हुई है, उसके पीछे भी कई सारे लोग हैं और उसके पीछे भी वहाँ पे कई सारे लोग बेच रहे हैं, और मतलब कुछ अपने सामान बेच रहे हैं। ऐसा होता है ना, एक दुकान के सामने और कई सारी दुकानें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे कहा गया है, तो पड़ोसी की दुकान के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। मुझे भी नहीं पता, अभी तक मुझे भी आंसर नहीं मिला कि वहाँ पे राइटर किंतु वहाँ पे खड़े हैं, बस राइटर ऑब्जर्व कर रहे हैं सब, ओके। तभी यह कहानी लिखा गया है, एक राइटर सब ऑब्जर्व करके ही लिखता है। राइटर कहते हैं कि वहाँ के जितने भी लोग हैं वो औरत से घृणा कर रहे थे। घृणा मतलब हेट कर रहे थे, नफरत, घृणा कर रहे थे लोग, और उसके बारे में बात कर रहे थे। ये ऐसा है, वैसा है, देखो कैसी औरत है, ड्रेस देखो, ये कभी ये ऐसा करती है, मतलब कुछ, मतलब सिर्फ नेगेटिव बातें। मैं कह सकता हूँ कि पॉजिटिव बात उस औरत के लिए वहाँ पे कोई नहीं कर रहा था, सिर्फ नेगेटिव। ऐसा हो सकता है कि उसके आप इसको अब लिखते समय नेगेटिव पॉजिटिव मत लिख दीजिएगा, डायरेक्ट लिखिएगा कि घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे, इतना ही। उसी स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। व्यथा मतलब दर्द, पेन हुआ। किसके अंदर? राइटर के अंदर। राइटर के दिल में थोड़ा सा दर्द हुआ, यार क्या हुआ कि औरत रो रही है। वो जानने की एक एक्साइटेडनेस थे, कि एक्साइटेड होता है ना कि बच्चा रो क्यों रहा है, जाके पूछूं तो। एक हम लोग भी कभी रोते हैं या कुछ नहीं खाना खाते हैं तो मम्मी आके 10 बार पूछती है ना, हुआ क्या है, तुम्हें क्या चाहिए। तो राइटर भी चाहते थे कि जाकर एक बार उसे पूछ लेते हैं, क्योंकि राइटर के अंदर दिलों में थोड़ी सी दर्द लगा ये सब सिचुएशन को देखकर। तो वही कहा गया, व्यथा उठी। पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था? वो सोच रहे हैं क्या तरीका है
किस तरीके से जाके मैं उससे पूछूंगा। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। या मैं राइटर यहाँ पे सोच रहे हैं कि मैं जा तो सकता था और उस औरत से पूछ भी सकता था, लेकिन मेरा ड्रेस ही मेरे को रोक दिया, जाने नहीं दिया। ऐसा क्यों कह रहे हैं राइटर, ये मेरे को भी नहीं मालूम। मैं अभी पढ़ूंगा तो हमें भी नहीं इसका आंसर मिलेगा। मैं कहा ना, कुछ ऐसी कहानियाँ होती है, कुछ ऐसे मूवी होते हैं जिसका आंसर हमें लास्ट में ज़रूर मिलता है। तो राइटर का ड्रेस ही राइटर को वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, जाने से रोक दिया। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, तो हम लोग होता है ना, कुछ खराब चीज़ देखकर हम थूक देते हैं। तो कुछ लोग वहाँ पे जा रहे थे, उस औरत को देखकर, औरत के सामने थूक कर कहते हैं, कुछ लोग कहता है, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। प्रॉब्लम यहाँ पे देखिए, क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है, पता नहीं ऐसा क्यों कहा गया और क्यों ऐसा हुआ सिचुएशन कि यहाँ पे वो जो लोग हैं वो कहते हैं, वो एक आदमी, सिर्फ एक पर्सन का बात बोल रहा है, वो बोलते बोलते जा रहा है, थूक रहा है और बोलते बोलते जा रहा है कि क्या जमाना आ गया है। मतलब ऐसा लग सकता है, इस लाइन से हमें यह मालूम होता है जो औरत वहाँ पे बैठी हुई थी उसका लड़का आज ही मर गया, और आज ही मरने के बाद वो आज ही दुकान लेके आ गई देने के लिए। समझ में आ रहा है? तो लगा के बैठ गई। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए कह रहे हैं, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। यहाँ पे हाँ, दूसरे और साहब जी आते हैं, वो थोड़ा और ऊपर की बात सुना के जाते हैं कि जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। मतलब जैसा तुम रहेगा वैसा ही तुम्हें ऊपर वाला भी करेगा, ऐसा कह के जा रहा है। मतलब वो भी मैं कह सकता हूँ ताना देना। इंग्लिश में ताना देने को क्या कहता है, आप कमेंट कीजिएगा। ताना देना याद है तुम्हें? सोचना पड़ेगा। ताना देने का तो मतलब समझ में आया ना, कि किसी को चिढ़ाना, मतलब तू तो छोटा है, तू तो मोटा है, ऐसा। MOCK मॉक। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तिल्ली से कान खुजलाते हुए, कोई बंदा था एक, वो अपना कान में ऐसे ऐसे खुजला रहा है, खुजलाते हुए उसका तरफ देख रहा है, औरत की तरफ। अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़ों पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी कसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। वो कुछ ज़्यादा ही एडवांस बोल चुका था। वो जो वहाँ पे खड़े थे, वो जो कान खुजलाने वाला व्यक्ति था, वो ज़्यादा ही बोल दिया। वो कहता है कि ये कमीने लोग, ये उस औरत को कमीना तक कहा गया कि ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर मतलब पैसे के लिए और खाने के लिए अपना बेटा बेटी मर भी जाए, क्या हो जाए, धर्म कहाँ जाए, उससे कोई उन लोगों का परवाह नहीं है, ऐसा तीसरा व्यक्ति ने कहा जो कान खुजला रहा था। परचून की दुकान पर बैठा लाल जी ने कहा, लाल जी अब आते हैं, ये परचून की दुकान पर बैठे थे। लाल जी कहाँ बैठे थे, क्वेश्चन आएगा, लाल जी कहाँ बैठे थे? परचून की दुकान पर। ओके, आता है, पैराग्राफ है यहाँ पे। परचून नाम है ना, अब तुम दे सकता है रमन स्टोर ये स्टोर जो भी। परचून की दुकान पर बैठे लाल जी ने कहा, लाल जी ये एक लोग का नाम है जिसका पूरा नाम नहीं देकर लाल जी निकनेम कहा गया है। अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। यहाँ पे लाल जी कहते हैं, चलो ठीक है, मान लेता हूँ इस औरत बुढ़िया के लिए, चलो मान लेता हूँ मैं कि उसका मर गया, उसके लिए कोई मतलब नहीं है, लेकिन दूसरों का धर्म तो ये खराब कर रही है, ये तो नहीं करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। वो लाल जी कहते हैं जवान बेटा मर गया है तो 13 दिन तक सूतक मतलब छुआ होता है। सूतक मतलब सूतक मतलब मैं मानता हूँ ना, मैं नहीं मानता, छोड़ो, मैं कह सकता हूँ कि लोग मानते हैं ना, कोई मर गया है, छुआ हो जाएगा, उसका घर में मत जाना 10 दिन तक, उसके बाद वो लोग रस्म करेगा, खिलाएगा, उसके बाद कुछ नियम होगा, पूजा होगा, उसके बाद वो लोग का छुआ कटेगा, उसको सूतक कहा जाता है। क्या कहता है? सूतक।
तो वहाँ पे कहते हैं कि बेटे मरने के बाद, अरे ऐसा है समाज में, ये नियम है, विधि विधान है जो पूर्वों पुरुषों से चला आ रहा है, चलता है। तो लाल जी वहाँ पे कहते हैं कि बेटा मरने के बाद 13 दिन तक तो कम से कम छुआ उसको मानना चाहिए था। और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। देखो तो ये कैसी औरत है कि 13 दिन तक उसे घर से नहीं निकलना चाहिए था, हाँ घर में रहना चाहिए था, और वो खरबूजा लेकर आ गई। हजारों आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। 1000 आदमी यहाँ पे आ रहा है जा रहा है, कोई थोड़ी जान जाएगा, तुम्हें टच कर देगा तो वो भी तो छुआ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो लोग तो नहीं जानते हैं तुम्हारा बेटा मरा है, तुम्हें तो नहीं आना चाहिए था, तुम जानकर लोगों का धर्म खराब कर रही है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो इसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। तो लोग वो लाल जी कहते हैं कि तुम्हारा कोई तरबूजा भी खा लेगा तो उसको भी छुआ हो जाएगा, कैसे तुम्हारा तरबूजा खरीद के खाएगा। बात तो सुनना, यहाँ पे बस ये सिचुएशन की तो बात अच्छी तरह की जा रही है कि उस औरत 13 दिन का छुआ नहीं मानी और खरबूजा लेके आ गई। क्या वो औरत को वो अपनी इच्छा से आई थी या मजबूर थी? वो जरूर कुछ ना कुछ मजबूर थी। उसके घर में एक बेटा मर गया, मान के चलो वो कमाने वाला था, डेली कमाता था, लाता था, खिलाता था, आज वो मर गया तो उसका घर में एक दाना डालने के लिए कोई नहीं होगा। वो कितना मजबूर होगी वो औरत जो उसी दिन उसका बेटा मरता है, उसी दिन वो बाजार में लेके आती है और रो रही है। तो मजबूरी को नहीं पूछकर आप उसके ऊपर ताना कसते हैं, हाँ? ये तो बात ठीक नहीं है। तो पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा, ये देखो ये पॉइंट, ये जो पास पड़ोस की दुकान में पूछने पर, ये कौन पूछता? अभी राइटर इन्फॉर्म करते हैं, राइटर इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि कैसे हुआ ये घटना, हुआ तो कैसे हुआ और क्यों आई। एक होता है ना प्रश्न, तो बनता है भाई इतना मजबूर क्या था कि उसे आना ही पड़ा। पास पड़ोस की दुकानों में जाकर जब लेखक पूछते हैं तो लेखक को पता लगता है कि ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब एकदम पूरा हाईलाइट है, ये सब लगेगा ही कि 23 बरस का जवान लड़का था। कि औरत का लड़का कितना बरस का था? 23 बरस का जवान था, यंग पर्सन था, 23 ईयर्स था। ओके, 23 डेट मीन्स 23, जवान लड़का था। घर में उसकी बहू है, घर में उसकी बीबी है और पोता पोती, डेट मीन्स उस जो लड़का मर गया था उसका लड़का बच्चा बच्ची थी, मतलब मैं कह सकता हूँ कि पोता पोती, डेट मीन्स उसका बच्चा और एक बेटा बेटी था। बस यहाँ पे बेटा बेटी, यहाँ पे मेंशन नहीं है कि कितना बेटा कितना बेटी था, मतलब बॉय एंड गर्ल्स थे। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। यहाँ पे कछियारी, यहाँ पे एक वर्ड है कछियारी, शायद मीनिंग तो लास्ट में लिखा होगा, नहीं क्या बुक का पीछे देखना। कछियारी यहाँ पे एक वर्ड है आपका लास्ट पॉइंट में, अगर मैं पीछे नहीं जाऊँगा, लास्ट में देख लीजिएगा आप, मैं बैक नहीं जाऊँगा नीचे, तो वहाँ पे है, मतलब एक वर्ड लिखा है कि तरकारी, मतलब मैं कह सकता हूँ कि वेजिटेबल वो अपने खेतों में उगाता था और ले जाके बाजार में बेचता था, वही बेचकर सब्जी वब्जी बेचकर वो क्या करता था, काम चलाता था अपने घर का। ओके, तो सब्जी बेचने वाला था, वेजिटेबल सेलर था। ओके, तो कहाँ पे गया यार वर्ड, हाँ, कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। परिवार का निर्वाह करना मतलब अपने घर को चलाना, चावल दाल स्कूल का खर्चा जो भी, वो मेंटेन कहाँ पे करता था, वो मेंटेन करता था अपना वही खेती से, हाँ, एग्रीकल्चर से। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। वो क्या करता था लड़का, देखो लड़का क्या करता था, खरबूजा जो है उसका बड़ा बड़ा खरबूजा वो अपने खेतों में ही उसका फार्मिंग करता था, वो टोकरी में डालता था, डाल के ले जाके बाजार में मतलब होलसेलर को सेल करता था, या होलसेलर में सेल नहीं भी होने से वो खुद ही बाजार में जाके खड़ा होकर खुद ही सेल करता था और वहाँ से पैसे कमा के क्या करता था, लेके जाता था। ओके, और कभी माँ बैठ जाती थी। लड़का परसों सुबह मुंह धोकर बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। ये बहुत ही कोइंसिडेंट होता है कि वो आराम से मुंह हाथ धुआ सब मतलब खरबूजा, देखो इतना सन होता है दोपहर का समय, उस समय जाके वो खरबूजा तोड़ता है खेत में। खरबूजा तोड़ने के बाद एक पेड़ होता है, पेड़ के नीचे वो यहाँ पे बंदा बैठकर थोड़ा मुंह धोता है, आराम करता है। वो लड़का जो था मुंह धोते समय
वो अचानक सा उसका जो पाँव है एक सांप से लग जाता है, स्नेक से। स्नेक क्या करता है, डायरेक्ट उसको डंक मार देता है, और डंक मारने के बाद उसका लड़का का डेथ हो जाता है। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। ये इतना भी एक और पहले के ज़माने में लोग तो वही किया करते थे ना, ओझा, झाड़ा फूका, मंत्रो तंत्रो। कोइंसिडेंस आया था ना एक, मैंने वो भूत प्रेत, वो मैंने क्या बोला था इंग्लिश में वर्ड, हाँ सुपरस्टिशन बिलीव, वो वर्ड भी आ ही गया ना कि वो सुपरस्टिशन बिलीव पे ज़्यादा चली गई उसका मम्मी, क्योंकि ओझा वो झाड़ फूक पे चली गई, मंत्रो तंत्रो, उससे क्या कमेगा। वो ऑलरेडी वो स्ट्रोक बोलता है ना जहर को, जहर, वो तो जहर छोड़ दिया था ना, हाँ पॉइजन, पॉइजन वो शरीर में ऊपर उठ रहा है, और पॉइजन को क्या ऊपर से मंत्रों मारने से पॉइजन नाम जाएगा, तो इम्पॉसिबल है, उसको तो देना पड़ेगा दवा। तो ओझा बुला लाई, झाड़न फूकन हुआ, उसके बाद नागदेव की पूजा हुई। यहाँ पे देखना, नागदेव की सांप की पूजा की जाती है। ओके, थोड़ी सी हंसी आ रही है लेकिन नहीं हंसना चाहिए था, कोई बात नहीं। अभी हम लोग थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन पे जी रहे हैं, तो हम लोग को ये सब मतलब थोड़ी सी अलग लग रहा है, लेकिन उन लोगों को ये सब हकीकत ही लगता था। ओके, नागदेव की पूजा हुई, पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उड़ गया, तो पूजा के लिए सब वो सब दान, घर में चावल वगैरह सब दे दिया गया। माँ बहू और बच्चे भगवान से लिपट लिपट कर रोए, माँ बहू और बच्चे सब रोते रहे कि भगवान बचा लो बचा लो, पर भगवान जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर न बोला। भगवान तो वो कहते हैं कि भगवान तो चुप ही थे ऑलरेडी, हाँ जो गॉड है वो तो चुपचाप ही है, उसके बाद और क्या बोलेगा, वो बोला है कभी आके, नहीं बोला है। सर्प के बीच से उसका सब बदन काला पड़ गया, क्योंकि जो पॉइजन था वो पूरा क्या हो गया, स्प्रेड हो गया। स्प्रेड होने के बाद पूरा जो बॉडी था ब्लैक हो गया, और ब्लैक होने के बाद डायरेक्ट वो क्या हो गया, डेथ हो गया। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। वाह वाह, क्या पॉइंट है। यहाँ पे एक लाइन देना, हेडलाइन पूरा ही, जिंदा आदमी, ये एक पैराग्राफ आएगा कि आप इसकी व्याख्या कीजिए, ये लाइन को पूरा ही डिस्क्राइब करने को आएगा, और मैं अभी डिस्क्राइब करके समझा रहा हूँ, समझिएगा। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। अगर कोई बंदा जिंदा है, चाहे वो बच्चा भी है, वो अगर कपड़ा नहीं भी पहना है, ऐसा है, फिर भी वो रह लेगा ना, वो तो रह ही जाएगा, उसका कुछ होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, एक तुमने क्या आप लोगों ने फॉलो किया है कि कोई मर जाता है, उसके ऊपर वाइट ड्रेस एक ठो लगा कर उसको ढक कर, ताकि उस बॉडी को दिखाई ना दे, और उस बॉडी को उठा कर ले जाके शमशान में जलाया जाता है, वाइट उस पर यूज़ किया जाता है, राइट। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि एक वाइट कपड़ा तक खरीदने का पैसा नहीं था उस औरत के पास कि वो वाइट वो उसके ऊपर बिछा के उसको लेके जाके, ऐसा शायद। तो उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी ककना ही क्यों ना बिक जाए। तो वहाँ पे कहा गया है कि उस बच्चे के लिए, उस लड़के के लिए माँ तो अब जाएगी कपड़ा लाने, चाहे वो अपना कंगन, अपना जेवर, जो भी ज्वेलरी है क्यों ना बेच दे, जमीन जायदाद बेच दे, अगर नहीं रहा कुछ तो बेच के लाएगी वो, ठीक है। अभी अच्छा, कहानी में मज़ा तो आ रहा है, ये आपको वैसे भी देखिए 43 मिनट्स हो चुका है, और आप लोग भी शायद बोरिंग फील कर रहे हैं, तो ये पार्ट 2 में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। थोड़ी सी आप लोग भी टिक करके रखिएगा, मैंने कहा दिया यहाँ तक, और यहाँ से पार्ट 2 आपको मिलेगा, जो अभी मिल जाएगा, अभी डिस्क्रिप्शन के नीचे आप देख सकते हैं जाके। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।